आज हम बात करने वाले हैं जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब जगह से होती है। हाँ, बहुत ही अजीब। पीटरसन बताते हैं कि उनके घर की दीवारों पर सोवियत प्रोपेगेंडा की पेंटिंग्स लगी हुई थी। सोचिए जरा, एक कनाडाई प्रोफेसर और घर में लेनिन स्टालिन के दौर की कला। बिल्कुल, ये वो तस्वीरें थी जो दिखाती थी कि कैसे एक महान आदर्श के नाम पर, एक यूटोपिया बनाने के नाम पर लाखों लोगों की जान ले ली गई, अच्छाई के नाम पर भयानक बुराई। तो आज हम इसी अजीब से हुक से शुरू करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन के लिए 12 नियम जैसी किताब दुनिया भर में इतनी बड़ी हिट क्यों हो गई। हाँ, क्योंकि पहली नजर में तो ये बड़ी सीधी सादी किताब लगती है। बिल्कुल, तो हम कुछ गहरे आइडियाज में उतरेंगे, जैसे व्यवस्था और अराजकता, ऑर्डर और केओस के बीच का बैलेंस क्या है, समाज में हैसियत का सच क्या है, और इंसानी पीड़ा का मतलब क्या है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि ये नियम ये कहीं से भी अचानक नहीं आए हैं। पीटरसन ने इन आइडियाज को दुनिया भर की पौराणिक कथाओं से, धर्मों से, मनोविज्ञान से, हजारों साल की इंसानी समझ से निकाला है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये पुराने ज्ञान को आज की दुनिया के लिए फिर से पैक करने जैसा है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमें नियमों की जरूरत ही क्यों है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम तो एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई नियमों से आजादी चाहता है ना? फिर ये रूल्स फॉर लाइफ का आइडिया इतना चला कैसे? ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। किताब का तर्क ये है कि इस आजादी की चाहत के नीचे खासकर युवाओं में एक गहरी प्यास है। किस चीज की? दिशा निर्देशों के लिए, एक स्ट्रक्चर के लिए। और इसकी एक बड़ी वजह है आधुनिक नैतिक सापेक्षतावाद, जिसे अंग्रेजी में मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं। एक मिनट, ये मॉरल रिलेटिविज्म, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरे लिए सही है वो सही है? हाँ, बिल्कुल यही। कि कोई एक परम सत्य जैसी चीज नहीं है? सही, कि सही और गलत का कोई एक पैमाना नहीं है। सब कुछ व्यक्ति पर या समाज पर निर्भर करता है। अच्छा। विज्ञान ने जब से नैतिकता के पुराने धार्मिक आधारों को, जैसे भगवान का डर या स्वर्ग नर्क की कहानियों को कमजोर किया है, तब से एक खालीपन सा आ गया है। पीटरसन का तर्क है कि आज की पीढ़ी को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वो भटक गए हैं। उनके पास कोई नक्शा नहीं है। कोई नक्शा नहीं है, उन्हें पता नहीं कि किस दिशा में जाना है। वो एक मजबूत जमीन की तलाश में है। और ये मांग तो साफ दिखती भी है। किताब में जिक्र है कि पीटरसन ने इन नियमों की शुरुआत कोरा जैसी वेबसाइट से की थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लोग उनसे पूछते थे, जीवन में सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो सबको पता होनी चाहिए। और उन्हीं सवालों के जवाब में ये नियम बने। लोग सच में जवाब ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, वो एक नक्शे की तलाश में थे। और पीटरसन के दिए नक्शे के केंद्र में दो बहुत ही बेसिक आइडियाज हैं, व्यवस्था और अराजकता। ऑर्डर और क्योस। ये उनके पूरे दर्शन की नींव है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो व्यवस्था यानी ऑर्डर, वो सब है जिसे हम जानते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारा रूटीन, हमारा समाज, ये हमारा सेफ जोन है। और अराजकता यानी केओस, वो सब कुछ है जो अज्ञात है, अनजाना है। अच्छा, जिसमें खतरा भी है और अवसर भी। जैसे जब आपकी नौकरी चली जाती है या कोई अपना धोखा दे देता है, तो आप अचानक अपनी जानी पहचानी व्यवस्था से निकलकर अराजकता में धकेल दिए जाते हैं। सब बिखर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप किसी नई जगह जाते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, वो भी अराजकता है, पर उसमें ग्रोथ का, कुछ नया सीखने का मौका छिपा होता है। अराजकता अपने आप में बुरी नहीं है, वो बस अज्ञात है। सही पकड़ा, बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि इन दोनों के संतुलन को ताओ धर्म के यिन और यांग के प्रतीक से सबसे बेहतर समझा जा सकता है। हाँ, वो सफेद और काला वाला सिंबल। वही, एक सफेद हिस्सा जिसमें काला बिंदु है और एक काला हिस्सा जिसमें सफेद बिंदु है। जीवन का सही रास्ता इन दोनों के बीच की पतली सी सीमा पर चलना है। पूरी तरह सुरक्षित व्यवस्था में नहीं, जहां सब कुछ बोरिंग और स्थिर हो जाए, और नहीं पूरी तरह अराजकता में, जहां डर और अनिश्चित आपको तोड़ दे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फिलॉसफी जैसा लगता है, पर किताब कहती है कि ये हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। हाँ, ये हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा है। हजारों साल पुरानी कहानियों में इसे बार बार दिखाया गया है। कैसे? अक्सर पुरुष को व्यवस्था का प्रतीक दिखाया जाता है, संरचना, नियम, सभ्यता।
और स्त्री को अराजकता का प्रतीक। प्रकृति, अज्ञात, रचनात्मकता और विनाश भी। और ये किसी जेंडर की बात नहीं है, ये दो मौलिक शक्तियों के प्रतीक हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण शायद बुक ऑफ जेनेसिस से आदम और हव्वा की कहानी है। हाँ बिल्कुल। वो अदन के बगीचे में एक तरह की अचेतन व्यवस्था में रहते थे। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। वो नग्न थे पर उन्हें शर्म नहीं थी, क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं थी, आत्म जागरूकता। हाँ। और फिर आता है सांप, अराजकता का प्रतीक। हाँ, वो उन्हें ज्ञान का फल खाने के लिए उकसाता है, और जैसे ही वो फल खाते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्हें अपनी नग्नता का, अपनी कमजोरियों का, अपनी मौत का सब एहसास होता है। ये इंसानियत का पतन था, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। लेकिन पीटरसन का तर्क है कि यही वो पल था जिसने हमें इंसान बनाया। अच्छा। इसी घटना से मानवीय चेतना और जीवन में अर्थ की खोज की शुरुआत हुई। हम अब केवल जानवर नहीं थे, हम वो प्राणी बन गए थे जो सही और गलत के बीच चुनाव कर सकते थे। अच्छा, तो अगर हमें व्यवस्था और अराजकता के बीच इस पतली सी लाइन पर चलना है तो हमें उस व्यवस्था के नियमों को भी समझना होगा। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक उस व्यवस्था का सबसे पहला और शायद सबसे कड़वा सच है हायरार्की, पदानुक्रम। हाँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नकारना चाहते हैं, लेकिन ये प्रकृति में हर जगह है। जैसे मुर्गियों के झुंड में। हाँ, वहाँ एक पेकिंग ऑर्डर होता है, जहाँ सबसे ताकतवर मुर्गे को सबसे पहले और सबसे अच्छा खाना मिलता है। और किताब में इसका जो सबसे जबरदस्त उदाहरण है वो केकड़ों का है, लॉबस्टर्स का। हाँ, वो हिस्सा तो कमाल का है। मतलब वो पढ़कर तो दिमाग हिल जाता है। हाँ, क्योंकि ये हमें हमारी बायोलॉजी से सीधे सीधे जोड़ता है। देखिए, लॉबस्टर्स लगभग 35 करोड़ सालों से धरती पर हैं। 35 करोड़ साल? हाँ, और जब दो लॉबस्टर किसी इलाके के लिए लड़ते हैं तो जीतने वाले के दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन? हाँ, इससे उसका पोस्चर बदल जाता है। वो सीधा खड़ा होकर आत्मविश्वास से चलता है। और हारने वाले का क्या होता है? हारने वाले में इसका ठीक उल्टा होता है। सेरोटोनिन का लेवल गिर जाता है और वो दुबक कर झुक कर चलता है। तो आगे लड़ने से भी कतराता है। बिल्कुल। अब सबसे कमाल की बात यह है कि ये न्यूरोकेमिस्ट्री, ये पूरा सिस्टम इंसानों में भी लगभग वैसे ही काम करता है। अरे वाह, मतलब मेरे दिमाग के अंदर एक 35 करोड़ साल पुराना लॉबस्टर बैठा जो तय कर रहा है कि मुझे कैसा महसूस करना है। एक तरह से हाँ, जब हम सफल होते हैं या हमें पहचान मिलती है तो हमारा सेरोटोनिन बढ़ता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। और जब हम असफल होते हैं या हमें रिजेक्ट किया जाता है तो ये गिर जाता है और दुनिया ज्यादा डरावनी और मुश्किल लगने लगती है। कमाल है। बिल्कुल। और ये सेरोटोनिन सिर्फ हैप्पी केमिकल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। अच्छा। ये आत्मविश्वास और सामाजिक हैसियत को रेगुलेट करता है। और यहीं पर पीटरसन का पहला नियम आता है, कंधे तान कर सीधे खड़े हों। हाँ। तो मतलब ये सिर्फ एक पोस्चर की बात नहीं है। नहीं, ये एक तरह का सिग्नल है जो हम अपने दिमाग को और दुनिया को भेज रहे हैं कि मैं तैयार हूं। बिल्कुल। ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू करता है। कैसे? जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपका दिमाग आपको एक विजेता की तरह देखना शुरू करता है। आपका सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे आप थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हाँ, और जब आप आत्मविश्वास से बात करते हैं तो लोग आपके साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शारीरिक मुद्रा बदलने की बात नहीं है, ये अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी को स्वेच्छा से स्वीकार करने का प्रतीक है। ये कहने का तरीका है कि हाँ, जीवन मुश्किल है पर मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। इसी से जुड़ा एक और बहुत परेशान करने वाला सवाल किताब में उठाया गया है। कौन सा? लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों की देखभाल खुद से ज्यादा क्यों करते हैं? हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। कई स्टडीज में पाया गया है कि लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां लेना भूल जाते हैं, लेकिन अपने कुत्ते या बिल्ली को दवा देना कभी नहीं भूलते। ऐसा क्यों है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब हमारी आत्मचेतना में, हमारी सेल्फ अवेयरनेस में छिपा है। हम अपनी सारी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने झूठ और धोखों को जानते हैं। कोई और हमें उतना नहीं जानता जितना हम खुद को जानते हैं। हमारा आंतरिक आलोचक, हाँ, वो हमें लगातार याद दिलाता है कि हम कितने अधूरे और दोषपूर्ण हैं। किताब में एक बहुत गहरी लाइन है, दुश्मन सांप का निवास हमारी आत्मा में होता है। इसका मतलब हम जानते हैं कि हमें कितनी बुराई करने की क्षमता है। हाँ,
हम जानते हैं कि हम कायरता दिखा सकते हैं, हम स्वार्थी हो सकते हैं, हम नफरत कर सकते हैं। और इसी वजह से हम शायद अब चेतन में खुद को उस बिना शर्त प्यार और देखभाल के लायक नहीं समझते जो हम अपने पालतू जानवर को देते हैं। हम उसे एक मासूम प्राणी की तरह देखते हैं और खुद को एक दोषी की तरह। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और ये इंसानी हालत की एक बहुत पुरानी कहानी है। इसका एक क्लासिक उदाहरण केन और एबल की कहानी में मिलता है। हाँ, जिसका किताब में विस्तार से जिक्र है। 2 भाई हैं, दोनों ईश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। ईश्वर एबल, जो एक चरवाहा है, उसके बलिदान को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन केन, जो एक किसान है, उसके बलिदान को अस्वीकार कर देते हैं। हाँ, और ये अस्वीकृति केन को तोड़ देती है। वो कड़वाहट से, जलन से भर जाता है। वो सोचता है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये दुनिया अन्यायपूर्ण है, ईश्वर मेरे खिलाफ है। बिल्कुल। यहीं पर कहानी बहुत मनोवैज्ञानिक हो जाती है। ईश्वर केन से पूछते हैं कि वो इतना नाराज क्यों है, और उसे चेतावनी देते हैं कि पाप दरवाजे पर दुबका बैठा है और तुम्हें उस पर शासन करना होगा। हाँ, लेकिन केन अपनी कड़वाहट को हावी होने देता है। वो दुनिया को और भगवान को दोष देता है। और इस पीड़ा और अन्याय की भावना के जलते वो अपने ही आदर्श भाई एबल की हत्या कर देता है। इतिहास की पहली हत्या। ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद को एक पीड़ित, एक विक्टिम की तरह महसूस करता है और उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। वो नफरत से भर सकता है और दुनिया से बदला लेने पर उतारू हो सकता है। हाँ, और 20वीं सदी के बड़े बड़े नरसंहार, चाहे वो नाजियों ने किए हों या कम्युनिस्टों ने, वो इसी तरह की विचारधारा से निकले थे। तो इसका समाधान क्या है? अगर हम सब अपनी कमियों को जानते हैं और पीड़ा हमें इतना विनाशकारी बना सकती है, तो रास्ता क्या है? हाँ, क्या रास्ता है? इसका जवाब किताब में रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन के हवाले से दिया गया है, जिन्होंने स्टालिन के गुलाग में भयानक अत्याचार सहे थे। हाँ, सोल्जेनित्सिन ने लिखा, धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि अच्छाई और बुराई को अलग करने वाली रेखा देशों, वर्गों या राजनीतिक दलों के बीच से नहीं गुजरती, बल्कि ये हर इंसान के दिल के बीच से होकर गुजरती है। बिल्कुल। मतलब असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है, हमारे अपने अंदर। दुनिया की बुराई को ठीक करने से पहले हमें अपने अंदर की बुराई को पहचानना होगा और उसे काबू करना होगा। बिल्कुल। बदलाव की शुरुआत बाहरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश से नहीं, बल्कि अपने अंदर की उथल-पुथल को समझने और उसे ठीक करने से होते हैं। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटे तो हमने देखा कि इस अराजक दुनिया में हम इंसानों को एक संरचना, एक स्ट्रक्चर की गहरी तलाश है। हाँ। हमने सामाजिक हैसियत या हायरार्की की जैविक सच्चाई को समझा, वो भी 35 करोड़ साल पुराने लॉबस्टर के जरिए। और हमने देखा कि जीवन में अर्थ खोजने के लिए अपनी पीड़ा और अपने अंदर की बुराई का सामना करना कितना जरूरी है। हाँ, अंत में ये 12 नियम केवल आदेश या कमांडमेंट्स नहीं है, ये हजारों साल पुरानी कहानियों, धर्मों और मनोविज्ञान से निकले हुए दिशा निर्देश हैं, जो हमें उस पतली सी रेखा पर चलने में मदद कर सकते हैं जो व्यवस्था और अराजकता को अलग करती है। और वही संतुलन का रास्ता है, वही एक अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता है। एक आखिरी ख्याल जो ये किताब हमारे लिए छोड़ती है कि हम केवल वही देख पाते हैं जिस पर हम निशाना साधते हैं, बाकी दुनिया हमारे लिए अदृश्य रहती है। बिल्कुल। अगर आप सड़क पर लाल रंग की कारें ढूंढ रहे हैं तो आपको सिर्फ लाल कारें ही दिखेंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना हो, तो ये दुनिया उनके सामने कौन सी नई जानकारी और कौन से नए अवसर सामने लाएगी जो पहले पूरी तरह से छिपे हुए